तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने जो किया था बहुत सिंपल था, उसमें हमने पूरा तरीका सीख लिया कि किस तरह से हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने थोड़ा मैंने हार्ड पॉइंट्स डाले हैं। हार्ड पॉइंट क्या है, मैंने लोड को इंक्लाइन कर दिया है, ठीक है। अब इन लोड को इंक्लाइन कर दिया है, इसका मतलब क्या है, इस लोड को इंक्लाइन करने का स्टूडेंट कोई वो नहीं है, कोई कठिन वाली बात नहीं है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। हाँ, जो भी इंक्लाइन लोड है उसको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। तो जब आप कंपोनेंट्स में डिवाइड करोगे, किसी भी इंक्लाइन लोड को आप कंपोनेंट में डिवाइड करते हो, तो कौन कौन से लोड आपको मिलते हैं, वर्टिकल लोड मिलता है और हॉरिजॉन्टल लोड मिलता है। जैसे मान लीजिए कि ये लोड हमारे पास है, जैसे मान लीजिए कि ये लोड हमारे पास है, ये इंक्लाइन है, ये एंगल हमें दे रखा है मान लीजिए थीटा, ठीक है। तो इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। देखो पहला तो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए एफ है तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। बस ये हो गया, ठीक है। तो इस लोड को मैंने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो जितने भी आपके इंक्लाइन लोड है उसको आप कंपोनेंट में डिवाइड कर दो। तो कंपोनेंट में जैसे आप डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद तो हमें वैसे ही करना है जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था। हाँ, तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, ठीक है। तो अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। देखिए कैसे बनाऊँगा मैं। पहले मैं प्रोजेक्शंस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ स्टूडेंट, ताकि क्या है कि आपको भी इजी रहेगा। प्रोजेक्शन लाइन में मैंने येलो कलर लिया है क्योंकि ये बहुत लाइट कलर है इसलिए लिया है। ये ले लिया, ठीक है। और ये मैंने बीम बना दी, बीम में अलग कलर से बनाता हूँ। ये देखिए मैंने बीम बना दी यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट्स भी बना दिए मैंने, एफ, ये पॉइंट है आपका ई, ये पॉइंट हो गया डी, ये पॉइंट हो गया सी, और ये पॉइंट देखिए यहाँ पर भी एक पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया ए। एक प्रोजेक्शन लाइन हमें बी पर भी डालनी पड़ेगी क्योंकि बी भी क्या है, मेन पॉइंट है। तो एक प्रोजेक्शन लाइन में यहाँ पे डाल देता हूँ इसमें। ये देखिए, अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए पहले तो हम सपोर्ट हटा देंगे, उनकी जगह रिएक्शन लगा देंगे। तो ये सपोर्ट है, इसकी जगह मैंने रिएक्शन लगा दी। एक तो ये वाली और एक वाली, क्योंकि ये क्या है, ये हिंज सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट क्या करता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रिएक्शन देता है। इसको मैंने नाम दे दिया आर एफ वर्टिकल, आर एफ हॉरिजॉन्टल, एफ पर वर्टिकल, एफ पर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इनको मैंने क्या कर दिया, इनको मैंने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे किया देखिए, एक तो ये कंपोनेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये कितना हो गया 200, ये हो जाएगा 200 कोस 45 और ये हो जाएगा 200 साइन 45। तो देखिए यहाँ मैं बना देता हूँ, ये तो हो गया 200 कोस 45 और ये हो गया 200 साइन 45। ये वाला लोड, यहाँ पर 100 है, इस पे आ जाइए, इस पे भी हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में डिवाइड कर देंगे। देखिए ये यूँ हो जाएगा और एक यूँ हो जाएगा। तीनों जो लोड है ना, तीनों जो एरो हैं वो एक ही पॉइंट से गुजरने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। मतलब तीनों की डायरेक्शन या तो इनवर्ड होनी चाहिए या फिर आउटवर्ड होनी चाहिए।
तो देखिए एरो इस पॉइंट की तरफ है तो कंपोनेंट के एरो भी इसी तरफ होंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर लोड ये है तो इसके कंपोनेंट के एरो यूँ होंगे, तो यार एरो या तो आउटवर्ड जाएंगे या फिर इनवर्ड। हाँ, तो देखिए यहाँ पर इसका कंपोनेंट ये होगा और ये होगा, तो ये कितना हो गया, देखिए ये हो गया है, ये 60 डिग्री एंगल है यहाँ पर, तो 175 cos 60 और ये हो जाएगा 175 sin 60। जिस डायरेक्शन में थीटा है उसमें आपको कोस लेना है, उसके परपेंडिकुलर में साइन लेना है। ये कंपोनेंट तो आपने 12th में भी सीखे हैं स्टूडेंट, फिजिक्स में काफ़ी बार आए हैं। जब वेक्टर आपने जब सॉल्व किया था तो कंपोनेंट लेना तो आपको आता ही होगा। फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि जिस डायरेक्शन में एंगल है, जिस डायरेक्शन से एंगल बना हुआ है उसमें आप कोस ले लीजिए और उसके परपेंडिकुलर साइन ले लीजिए। कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के राइट एंगल बनेंगे, 90 डिग्री पर बनेंगे दोनों कंपोनेंट। यहाँ देखिए ये हो गया 175 साइन 60 और ये हो गया है यहाँ पर 175 cos 60। इसके बाद ये रोलिंग सपोर्ट है, रोलिंग सपोर्ट सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन देता है, तो ये ले लिया मैंने आर बी, ये रिएक्शन हो गया आर बी, ठीक है। उसके बाद ये 170, ये कितना है 45 न्यूटन। ये देखिए ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। इस तरह से आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो जितने भी सपोर्ट हटा दिए मैंने, सपोर्ट हटा के मैंने क्या लगा दिए, रिएक्शन लगा दिए। जितने भी अलग अलग टाइप के लोड थे उनको मैंने पॉइंट लोड, वर्टिकल पॉइंट लोड में चेंज कर दिया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में चेंज कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हिंज सपोर्ट है इसलिए मैंने दो ले लिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ये रोलिंग सपोर्ट है, रोलिंग सपोर्ट सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन देता है, ये वर्टिकल ले लिया। अब आप क्या करेंगे, ये जितने भी 200 साइन 45, 175 साइन 60 इनकी वैल्यू आप निकाल लें ताकि आगे आपको ईजी रहेगा कैलकुलेशन करना। अब देखिए अब हम आगे करते हैं। पहला स्टेप हमने कर लिया, पहला स्टेप था हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अब दूसरा स्टेप है हमारा वो है रिएक्शंस निकालना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस आपको नहीं निकालने, हॉरिजॉन्टल में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, शेयर फोर्स डायग्राम बना रहे हैं। शेयर फोर्स डायग्राम के लिए लोडिंग क्या होनी चाहिए, ट्रांसवर्स लोडिंग होनी चाहिए, यानी जो एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड है उन्हीं के कारण शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा, इन लोड के कारण नहीं बनेगा। तो आप चाहें तो इन लोड को छोड़ सकते हैं। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल लोड हैं वो उनको आप नेगलेक्ट कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, उनके बारे में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। सिर्फ वर्टिकल लोड की कैलकुलेशन हमें करनी है। फिर भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे लेकिन इनको डायग्राम में हम इंक्लूड नहीं करते इनकी वैल्यूज़ को, क्योंकि जो डायग्राम बनता है शेयर फोर्स जो लगता है वो सिर्फ वर्टिकल ट्रांसवर्स लोड के कारण लगता है, ठीक है। और ये तो सब हॉरिजॉन्टल लोड है, इनके कारण नहीं लगेगा। तो देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन सबसे पहले लेते हैं हम सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन अगर आप नहीं भी लें तो चलेगा क्योंकि ओरिएंटल लोड हमेशा हम 0 ही मान के चलेंगे, क्योंकि ओरिएंटल लोड का शेयर फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ देखिए पहला ओरिएंटल लोड ये है आर एफ एच, और ये किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, इधर की तरफ। तो इधर को आप नेगेटिव ले लो और इधर को पॉजिटिव ले लो। तो ये देखिए माइनस आर एफ एच प्लस ये भी देखिए इधर ही है, ठीक है। तो इसको भी हम नेगेटिव ले लेंगे, माइनस 200 cos 45, ठीक है। फिर आप आ जाइए यहाँ पर, ये देखिए प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ है, प्लस 175
cos 60 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 175 cos 60 माइनस 200 cos 45 कितना आ गया स्टूडेंट? ये आ गया है -53.9 माइनस RFH माइनस 53.9 इज इक्वल टू 0। तो RFH की वैल्यू कितनी आ गई? RFH की वैल्यू आ गई -53.9। ठीक है, इस ये तो वैल्यू हमने सिर्फ निकाली है, लेकिन अब इसका ग्राफ में कोई वर्क नहीं है। ठीक है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आता है RFY इज इक्वल टू 0। सारे वर्टिकल लोड्स का सम क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, ये हम ऐसे करेंगे। अब नेक्स्ट जो लेते हैं हम लेते हैं सिग्मा FY इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया सिग्मा FY इज इक्वल टू 0। सारे वर्टिकल लोड का सम 0 होगा। यहाँ से शुरू करते हैं RFV प्लस में, फिर 200 sin 45 डाउनवर्ड है इसलिए माइनस में, 100 भी डाउनवर्ड है माइनस में, ये भी डाउनवर्ड है ये भी माइनस में, ये अपवर्ड है प्लस में, फिर ये डाउनवर्ड है ये माइनस में। इनका सम क्या होगा? 0। ठीक है, इनका सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अपवर्ड पॉजिटिव लिए, डाउनवर्ड सारे नेगेटिव लिए। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो देखिए RFV प्लस RB, ये सारे नेगेटिव थे, ये उधर आ जाएंगे। मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। कितना आता है? 200 sin 45 माइनस 100 उसके बाद 26 प्लस ये आ गया है स्टूडेंट 438। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई? ये हमारे पास बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है, तो पहली इक्वेशन सिग्मा FY से हमारी बन गई है। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट इक्वेशन किससे बनेगी? मोमेंट से। ठीक है ना? तो थर्ड जो इक्वेशन बनेगी वो मोमेंट से बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे? कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल लेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने B पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल लेता हूँ मैं सारे लोड के कारण। ओके, तो हमने थर्ड इक्वेशन हम लेते हैं, इसको हम नोट कर लेते हैं। RFV प्लस RB इज इक्वल टू 438 आया है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये हमारी पहली इक्वेशन आई है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं B पर मोमेंट निकाल रहा हूँ मैं। तो B पर जो मोमेंट होगा वो सारे लोड्स के कारण मुझे निकालना है। हाँ, तो कैसे निकालेंगे? देखिए थर्ड अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन है सिग्मा M B इज इक्वल टू 0। B पॉइंट मैंने चुना है। ठीक है,
आप चाहे तो ए भी ले सकते हैं, है ना। तो ये आपके ऊपर, जनरली हम वो पॉइंट लेते हैं जिस पर रिएक्शन लग रहा है, तो वो हमारे लिए ईजी रहता है कैलकुलेशन करना। तो जिस पॉइंट पर रिएक्शन है उसी पॉइंट को हम सिलेक्ट करें तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना ईजी रहेगा। इसलिए मैंने बी पॉइंट यूज़ किया है, क्योंकि बी पॉइंट पर रिएक्शन लग रहा है। यहाँ से मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूँगा। देखिए इसको लूँगा मैं, देखिए सबसे पहले बी पॉइंट पर मुझे मोमेंट निकालना है। इसके कारण जितने भी वर्टिकल लोड्स हैं उन्हीं के कारण मोमेंट निकलेगा, हॉरिजॉन्टल लोड के कारण मोमेंट नहीं निकलेगा, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मुझे, लोड की पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, वो तभी आएगी जब लोड वर्टिकल हो। तो जैसे आर एफ वी के कारण बी पर बेंडिंग मोमेंट वो हो जाएगा आर एफ वी इंटू यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 2, 4, इसको आप काउंट कर लीजिए, ये हो जाएगी आपके 8 मीटर। और इसके कारण जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे। अब आ जाइए इस लोड के कारण, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि इजी रहेगा हमारे लिए। 200 sin 45, ये आता है 141, इसकी जो वैल्यू है वो 141 है, 141.4, ठीक है। इसी तरह से इसकी जो वैल्यू है ये है 151.55, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इस पॉइंट पर जो लोड है उसके कारण यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया, वो ये हो गया। अब इस पॉइंट पर जो लोड है उसके कारण मैं बेंडिंग मोमेंट निकाल लूँगा, तो इस पॉइंट पर लोड कितना है 141.4, तो ये क्या, ये हो गया 141.4, और इसके कारण बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो इसको मैंने नेगेटिव ले लिया। ये तो लोड हो गया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई 5.5, ठीक है। तो इसके कारण लोड के कारण हो गया, इस लोड के कारण हो गया। अब इस लोड के कारण 100 माइनस 100 इंटू डी पर जो लोड है उसके कारण यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 100 इंटू 4 मीटर। अब इसके कारण 151.55 इंटू 2, ये 2 डिस्टेंस है, यहाँ तक हो गया। अब इसके कारण, ठीक है, तो 45 इंटू 1 मीटर, और ये क्या है एंटी क्लॉक, तो ये हो जाएगा प्लस 45 इंटू 2, सॉरी 1 मीटर, ये है 1 मीटर, तो 45 इंटू 1 मीटर, और ये क्या हो जाएगा 0। तो देखिए क्या, तो इस पर बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए, बी पर बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए मैंने क्या किया, सारे लोड ले लिए, इस पर लोड ले लिया, इसके कारण इस पर बेंडिंग मोमेंट, 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 इसके कारण इस पर बेंडिंग मोमेंट। बीम में जितने भी वर्टिकल लोड थे उसके कारण बी पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। अच्छा, बी पर जो लोड है उसके कारण कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट बी है और बी पर ही लोड लग रहा है आर बी, लेकिन इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 0, तो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। तो आर बी इंटू 0 क्या हो गया 0, यानी जिस पॉइंट पर आप हैं उसी पॉइंट पर अगर लोड लग रहा है तो उसके कारण बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, तो वो मैंने यहाँ लिया ही नहीं है। अब हम आर एफ वी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए आर एफ वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, डायरेक्ट इनको कैलकुलेट कर लेता हूँ।
ये ले लेंगे सर, 1436 आएगा, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 8 से, तो ये आ गया 179.5। तो इसमें यहाँ पर मैंने राउंड फिगर में वैल्यू ली है, आप पॉइंट्स में थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं, थोड़ा सा ग्राफ की जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यू हमने ले ली है। अब आप तो आर एफ वी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब दूसरा रिएक्शन क्या है हमारे पास, आर बी। तो आर बी कितना हो जाएगा, आर बी हो जाएगा 438 माइनस आर एफ वी, तो ये हो गया 258.5। इस तरह से ये रिएक्शंस की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो दो रिएक्शंस हमारे पास थे, वो दोनों हमारे पास आ गए। अब थर्ड जो हमारी स्टेप है वो क्या है, थर्ड स्टेप है शेयर फोर्स डायग्राम बनाना। उसके लिए मैं क्या करूँगा, हर पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं हम देखते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम इसका एसएफडी डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए पहले मैंने क्या किया है, जो भी हमारे क्वेश्चन जो मैं दिया हुआ था बीम का, उसी की हमने प्रोजेक्शन लाइंस बना दी सब जगह। ये देखिए हर पॉइंट पर, हर मेन पॉइंट पर मैंने प्रोजेक्शन लाइन बना दी है। ठीक है, और ये मैंने बीम बना दी। ठीक है, इसका मतलब ये एक्सिस बना दी मैंने, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई। और वर्टिकल एक्सिस पर हम क्या करेंगे, वर्टिकल एक्सिस पर हम शेयर फोर्स की वैल्यूज़ लेकर हम पॉइंट लोकेट करेंगे, है ना। तो देखिए, उसके पहले मुझे हर पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू पता होना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, जितने भी मेन पॉइंट्स पे हैं, जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उस पर शेयर फोर्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे होगा। तो मुझे निकालना है शेयर फोर्स 8 एफ, सबसे पहले एफ पर निकालना है, फिर शेयर फोर्स 8 ई। ठीक है, फिर हम निकालेंगे शेयर फोर्स 8 डी, फिर हम निकालेंगे शेयर फोर्स 8 सी, और फिर हम निकालेंगे शेयर फोर्स 8 बी, देन शेयर फोर्स 8 ई। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स पर मैं शेयर फोर्स की वैल्यू निकाल लूँगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं एफ पॉइंट पर। देखिए एफ पॉइंट पर एक ही लोड है जो कि अपवर्ड है, और वो है रिएक्शन, है ना। इसके राइट में कोई भी लोड नहीं है, तो हम ले लेंगे प्लस 179.5। ये रहा आर एफ है, और किसके बराबर है, 179.5 के बराबर है। नेक्स्ट कम टू ई। ई पॉइंट पर जो लोड होगा, ई पॉइंट पर जो शेयर फोर्स होगा वो इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा, यानी खुद के लोड के कारण प्लस राइट में जो लोड है उसके कारण। तो ये हो जाएगा, देखिए प्लस 179.5 माइनस क्यों है, क्योंकि ये डाउनवर्ड लोड आएगा यहाँ पर, जो कि मैंने फ्री बॉडी डायग्राम में बनाया था, और वो कितना था, वो था 200 sin 45। ठीक है, तो 200 sin 45 हो गया हमारे पास 141.4। ठीक है, इसके बाद आ जाइए डी पर। तो डी पर हो जाएगा इन तीनों के कारण, तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस 179.5 माइनस 141.4 माइनस 100। इसकी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लेना। इसके बाद सी पर आ जाइए। तो सी पर इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, और एक खुद के लोड के कारण। खुद का लोड कितना है, वो है 175 sin 60, और ये हमने कैलकुलेट भी किया था, 175 इंटू sin 60, ये हो गया स्टूडेंट 151.5, है ना। तो ये हो गया है माइनस 151.5। इन सबको हम सम कर लेंगे।
अब आ जाइए सी पर। तो सी पर देखिए, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया है, यहाँ पर तो इतना ही रहेगा, सी में जुड़ेगा ये लोड। तो ये तो हो गया डी पर। अब सी पर आ जाइए, प्लस 179.5 माइनस 141.4 माइनस 100 और माइनस 151.5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आता है। फिर आप बी पर आ जाइए, यहाँ पर तो राइट में जितने भी लोड हैं उनका सम कर दीजिए। ये ऊपर है 258.5। ठीक है, अब ए पर आ जाइए, ए पर निकाल लेंगे। डाउनवर्ड है 45। ठीक है, देखिए जिस पॉइंट पर आप हैं उसके सारे राइट के लोड मैंने ले लिए हैं, और उस पॉइंट पर जो लोड है वो भी लिया है, उनका मैंने अलजेब्रिक सम कर दिया है। ऊपर वालों को मैंने पॉजिटिव लिया है, नीचे वालों को नेगेटिव लिया है, ये मैंने ले लिया है। ठीक है, अब आप इनका कैलकुलेशन कर दीजिए। ये कितना हो गया, ई पर 179 38.1। मैं ब्लैक कलर से ले लेता हूँ उसको, ताकि ये आया है 38.1। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया एफ पर, ई पर 38.1 आ गया। इसी तरह से ये आ गया है माइनस 61.9। ठीक है, ये आ गया है 213.4 माइनस में, ये आ गया इसी पर। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये आ गया है 45 अप्रोक्स। ठीक है, माइनस में, सॉरी प्लस में, और ये आ जाएगा 0। तो देखिए हर लोड आ गया हमारे पास। एफ पर ये आ गया, ई पर ये आ गया, डी पर ये आ गया, सी पर, बी पर और ए पर। अब मैं इसको लोकेट कर देता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस के हिसाब से, वैल्यूज़ के हिसाब से मैं ऊपर नीचे करूँगा। एफ पॉइंट पर क्या है 179.5 प्लस में है, ऊपर बनेगा, ये ले लिया मैंने। इसके बाद देखिए ई पर है 38.1, ये भी प्लस में है, ये यहाँ ले लिया। देखिए 179 ज़्यादा था, मैंने इसलिए ऊपर लिया है। ठीक है, और 38.1 बहुत कम है, इसलिए यहाँ ये पॉइंट मैंने नीचे लिया है। अब आ जाइए डी पर। डी पर है माइनस 61.9, माइनस में है तो लाइन के नीचे बनेगा। तो डी पॉइंट पर हो गया ये 61.9। उसके बाद है माइनस 213.4 सी पर, ये ले लिया सी पर मैंने। अब आ जाए बी पर। बी पर कितना है प्लस 45, और ए पर कितना है 0। आप देखिए अब आप इसको कैसे मिलाएंगे। मैंने कहा था पॉइंट टू पॉइंट, आप पॉइंट लोड से पॉइंट लोड के बीच में आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो इससे और इसके बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया। ठीक है, फिर इसके और इसके बीच में
इसके और इसके बीच में ही कोई लोड नहीं है बीच में, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। फिर इसके और इसके बीच में ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये कहाँ तक जाएगी, क्योंकि ये यहाँ तक जाएगी, देखिए। फिर ये और फिर ये आपके क्या बन गया, ये हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। तो देखिए सारे पॉइंट लोड हैं, तो पॉइंट लोड टू पॉइंट लोड मुझे क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसको मेरे को सीधा यूँ नहीं मिलाना है, पहले यूँ ले जाना है फिर यूँ लाना है, ऐसे इसको यूँ पहले यूँ ले जाना है फिर यूँ लाना है, ये ले जाना है फिर यूँ लाना है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेगी इसमें, है ना। तो ये हमारे पास बन गया शेयर फोर्स डायग्राम। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, अगर आप देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक तो पॉजिटिव था, ये फिर यहाँ ये नेगेटिव हो गया, फिर ये वापस यहाँ पॉजिटिव हो गया। अगर मैं यहाँ इनकी वैल्यू लिख दूँ तो देखिए एफ पर कितना था, ये 179.5 है, ई पर कितना है 38.1 है, यहाँ पर डी पर कितना है 61.9 है, नीचे है इसलिए नेगेटिव होगा, यहाँ 213.4 है, यहाँ प्लस 45 है, और यहाँ क्या है, ये 45 है, और यहाँ 0 है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो इस तरह से ये शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। अब अगर आपको किसी भी बीच में कहीं भी लोड, किसी भी बीच के किसी भी पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर शेयर फोर्स कितना होगा, तो मैं क्या करूँगा, ये देखो ये आ गया, ये शेयर फोर्स की वैल्यू हो गई। तो अगर ये आप देखोगे तो कितनी आ रही है, 179.5 ही आ रही है, ठीक है। तो जब पॉइंट लोड होता है तो पॉइंट लोड के बीच में लोड तभी चेंज होता है जब क्या होगा, यहाँ दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, लोड तभी चेंज होगा जब आप नेक्स्ट लोड पे आओगे। देखिए यहाँ से और यहाँ तक बीच में कोई लोड नहीं है, तो जब तक अगला लोड नहीं आएगा, जब तक इन सारे पॉइंट्स पे लोड की वैल्यू कितनी होगी, 179.5 होगी। तो यहाँ से यहाँ तक लोड सारा कांस्टेंट रहेगा, जैसे इस पॉइंट पर आओगे तब लोड बदल जाएगा। तो देखिए ये और ये मिलके कितने हो गए, इतना हो गया 38.1, यानी ई पॉइंट पर आके ये 38.1 रह गया। अब यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, 38.1 ही रहेगा। फिर जैसे आप डी पर आओगे, डी पर ये लोड 100 न्यूटन और मिल गया उसको, तो कितना आ गया 61.9 आ गया, -61.9। तो अब क्या होगा, डी से सी तक ये लोड रहेगा, क्योंकि बीच में कोई भी लोड नहीं है ना। तो डी से सी तक जो लोड डी पर है उतना ही चलेगा, और फिर सी पर ये लोड मिलेगा इसको आके, तो सी पर लोड चेंज हो जाएगा। फिर सी से बी तक ये रहेगा, ठीक है। फिर बी पर जब लोड ऐड होगा इसमें तो ये मिल जाएगा आपको 45। अब यहाँ से यहाँ तक 45 ही रहेगा, जब ये 45 मिलेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये दो पॉइंट के बीच में लोड कांस्टेंट रहेगा। कुल मिला के दो पॉइंट लोड के बीच में जो लोड की वैल्यू है, शेयर फोर्स की वैल्यू है, वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक कांस्टेंट वैल्यू चल रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, ये देखिए कांस्टेंट वैल्यू चल रही है, और यहाँ से यहाँ तक वापस कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। इस तरह से हम शेयर फोर्स की वैल्यू या शेयर फोर्स डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, ठीक है। तो अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा वो इसके जस्ट नीचे बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। हम क्या है, इसी डायग्राम के नीचे शेयर फोर्स को बनाएंगे और इसी के नीचे बेंडिंग मोमेंट को बनाएंगे। तो आप इजीली पॉइंट्स को एनालाइज कर सकते हैं, और बनाने का तरीका भी यही है, प्रेजेंटेशन का तरीका भी यही है कि आपको जो बीम दी हुई है, जो स्कीमेटिक बीम दी हुई है, उसी के नीचे आप शेयर फोर्स बनाएंगे, फिर उसके नीचे आप बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे। तो अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, जैसे जिन पॉइंट्स पर हमने शेयर फोर्स निकाले हैं उन्हीं पॉइंट्स पर हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे, है ना। तो हम निकाल लेते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको तो देखिए, आपको तो शेयर फोर्स के नीचे ही बनाना है। मेरे पास यहाँ जगह कम है इसलिए मैं अलग से बना रहा हूँ, है ना। तो आपको तो शेयर फोर्स के नीचे ही बनाना है। तो मैं सबसे पहले प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ स्टूडेंट। ये प्रोजेक्शन लाइन मैंने डाल दी है।
ठीक है। अच्छा, इन लोड की वैल्यूज़ भी मैं निकाल लेता हूँ जैसा मैंने निकाल रखी थी पहले। ये 200 कितना था, ये 200 साइन 45, तो ये था अपना 141.4। और इसी तरह से ये हो जाएगा 175 साइन 60, ये 151.5 था। ठीक है, ये मैंने लिख दिए। तो अब आप जब एक के नीचे एक बनाएंगे तो आपको ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे लोड ऊपर लिखे होंगे, है ना। यहाँ मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं बार बार बना रहा हूँ, आपको तो एक के नीचे एक ही बनाना है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मुझे निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट एफ। एम भी लिख सकते हैं या बी एम भी लिख सकते हैं, तो हम मान लो कि मैं बी एम लिख देता हूँ ताकि आपको ईजी रहेगा। मुझे सबसे पहले लेना है बेंडिंग मोमेंट एट एफ, फिर मुझे लेना है बेंडिंग मोमेंट एट ई, फिर मुझे लेना है बेंडिंग मोमेंट एट डी, फिर बेंडिंग मोमेंट एट सी, फिर बेंडिंग मोमेंट एट बी, और फिर बेंडिंग मोमेंट एट ए। ठीक है, ये सारे मैंने ले लिए, एफ ई डी सी बी और ए, ये सारे पॉइंट्स मैंने ले लिए। और भी कोई बीच में अगर मेन पॉइंट्स हों, जैसे यूडीएल वगैरह में करेंगे तो मैं बीच में भी कोई पॉइंट्स आएंगे उनको भी हम ले लेंगे। देखिए, एफ पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, तो देखिए एफ के राइट में कोई भी लोड नहीं है और एफ पर जो रिएक्शन है उसके कारण बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, है ना। तो ये आर एफ है हमारे पास, आर एफ वी, और यहाँ पर क्या है, आर बी। आर बी की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, 258.5। ठीक है, और ये थी 179.5 आर एफ वी की वैल्यू। अब देखिए, तो एफ पर तो बेंडिंग मोमेंट हो गया 0, क्योंकि एफ के राइट में कोई लोड नहीं है और एफ पर जो लोड है उसके कारण बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। अब आ जाइए ई पर। ई पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा राइट वाले लोड्स के कारण होगा, तो ये हो गया देखिए आर एफ वी इंटू 2.5, तो ये हो गया 179.5 इंटू 2.5। इंटू 2.5 आप प्लस में लेंगे क्योंकि ये कौन सा मोमेंट जनरेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये प्लस में ले लिया। ठीक है, अच्छा ई पर जो लोड है उसके कारण कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या है, 0। अब आ जाइए डी पर। डी पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा एक तो इसके कारण होगा, एफ पर जो लोड है उसके कारण, एक ई पर जो लोड है उसके कारण होगा, डी पर जो लोड है उसके कारण कोई बेंडिंग मोमेंट डी पर जनरेट नहीं होगा। तो ये हो गया देखिए प्लस 179.5 इंटू 4, क्योंकि इस लोड की इस पॉइंट से डिस्टेंस 4 है, फिर आता है माइनस 141.4 इंटू 1.5। अब आ जाइए सी पर। तो सी पर जितने भी राइट में लोड है उन सबके कारण होगा, तो मैं 1 बाय 1 लिखे जाऊँगा। डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस अब सी से लेनी है मेरे को, तो ये हो गया 141.4 इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3.5, फिर ले लीजिए वापस 100 इंटू 2। तो राइट में जितने भी लोड थे वो ले लिए मैंने। सी के राइट में ये था, ये था, ये था। अच्छा, सी पर जो लोड है उसके कारण कोई बेंडिंग मोमेंट जनरेट नहीं होगा। अब आ जाइए बी पर। बी से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, 141.4 की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई आपके पास 5.5। 100 से कितनी डिस्टेंस हो गई, 100 से हो गई 4। ठीक है, और उसके बाद हो गए ये एक 151.5 से कितनी हो गई,
ये हो गई 2, इसको भी आप कैलकुलेट कर लो। इस तरह से ए पे ले लो 179.5 इंटू ए कितना डिस्टेंस है 9 पर, यहाँ से ए की डिस्टेंस कितनी हो गई 9 मीटर। फिर आ जाइए, ये हो जाएगी 6.5, ये हो जाएगी 5, ये हो जाएगी 3, ये भी आप निकाल लीजिए। देखिए जितने भी डिस्टेंस है ना, ये वाले डिस्टेंसेस, बी पॉइंट तो देखिए 8 मीटर डिस्टेंस है, और ए पॉइंट कितने, बी से ए की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर है। तो आप अगर इसमें 1 मीटर जोड़ देंगे तो सारी डिस्टेंसेज आ जाएगी 9, 6.5, 5 और ये 3। तो इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो ट्रिक है, आपको ध्यान रखनी है, बाकी आप यहाँ से तो इजीली डिस्टेंस आप देख ही सकते हैं। अब आप इन सबको कैलकुलेट कर लो कितना आता है। हाँ 1 मिनट रुकिए, इसमें आपको एक और लेना है, हमने ये नहीं लिया है, ये तो हमने ले ही लिया। अब ए के लिए मुझे ये भी लेना है 258.5 इंटू 1। अब आप इनको कैलकुलेट कर लो, 179.5 इंटू 2.5, ये आ गया हमारे पास 448.75। इसको मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ ताकि हमें इजीली लोकेट करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो यहाँ पर हो गया ई पर। अब आ जाइए इसका, ये हो गया 505.9। सी पर आ जाइए, $382.1। सी पर आ गया है 382.1, यहाँ लिख देता हूँ मैं स्टूडेंट प्लस में। इसके बाद आ जाइए बी पर। बी पर देखिए, इसको आप सोल्व करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि हमने बी पर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ली थी इक्विलिब्रियम इक्वेशन में, वो क्या ली थी 0। वन 179.5 इंटू 8 माइनस ये देखिए, ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली इस पर, ठीक है। ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़ आ गई। हाँ, इस बी के इधर राइट में भी लोड है, राइट में भी क्या है कि लोड है, इसलिए क्या है बी पर बेंडिंग मोमेंट जब आप निकालेंगे इस तरह से तब 0 नहीं आएगा। हाँ, तो ये हमने कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये एफ पर हो गया, ये हो गया हमारे पास ई पर, ये हो गया डी पर, ये सी पर, ये बी पर, और ये हो गया ए पर। अब हम इसको
यहाँ पर लोकेट कर देंगे। तो देखिए एफ पर 0, तो ये 0 हो गया। ई पर कितना है 448.75, तो ये मैंने ले लिया है, यहाँ ले लिया मैंने 448.75। इसके बाद आ जाइए डी पर। डी पर कितना है 505.9। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए सी पर। ठीक है, सी पर कितना है 382.1। इसके बाद आ जाइए बी पर। बी पर है -44.7, माइनस में है तो नीचे ले लिया मैंने, ये हो गया 382.1 और ये है हमारे पास 44.7। इसके बाद ए पर आई जाइए, ए पर हो गया 0। अब हम इनको मिला देंगे। तो हम कैसे मिलाएंगे? तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि हम इसको कैसे मिलाते हैं। इसको हम इंक्लाइन लाइन से ड्रॉ करते हैं। ये इसको मिला दिया, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट लोड के बीच में हम इंक्लाइन लाइन यूज करेंगे, यानी स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे। ये इसको हमने इस तरह से मिला दिया, ये मिला दिया, फिर ये मिला दिया और फिर ये मिला दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गया है ना स्टूडेंट? तो आप देखें, तो देखिए यहां से यहां तक ये प्लस था, और यहां पर क्या हो गया है नेगेटिव। तो देखिए एक पॉइंट हमें यहां मिल रहा है, ये देखिए ये इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो रही है स्टूडेंट? चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये पॉइंट हो गया कॉन्ट्रा फ्लक्सर पॉइंट। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा फ्लक्सर पॉइंट, क्योंकि यहां पर क्या हो गया? बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। या फिर हम कहें कि इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट क्या है? 0 है। तो ये कॉन्ट्रा फ्लक्सर पॉइंट है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? जब भी ऐसा पॉइंट आ जाए, आपको मिल जाए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस क्वेश्चन में कि उस कॉन्ट्रा फ्लक्सर पॉइंट की लोकेशन आप जरूर बताएं। तो अब मुझे इस पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है कि ये पॉइंट या तो बी से, बी वाले जो रिएक्शन है उससे कितना डिस्टेंस पर है, या फिर हम बता दें कि ए वाले जो रिएक्शन है या एफ रिएक्शन से कितना डिस्टेंस पर है। मतलब किसी भी पॉइंट से उसकी डिस्टेंस बता दें, या तो आप यहाँ इस रिएक्शन से बता दें या फिर इस रिएक्शन से बता दें, या फिर एंड पॉइंट से बता दें कि ए से कितना दूर है, एफ से कितना दूर है ना? तो इस तरह से हम बता दें। तो आप देखिए, अब कॉन्ट्रा फ्लक्सर पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, हम वो निकाल लेते हैं। तो ये बेंडिंग मोमेंट निकालने का तरीका तो आपको पता ही आ ही गया है, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट में हम क्या करेंगे? जिस पॉइंट पर भी आप हैं उसके राइट वाले जो लोड्स हैं उनके कारण बेंडिंग मोमेंट निकाल लो। और कैसे निकालोगे? लोड इनटू इस लोड के कारण इस पर निकाल रहे हैं, तो लोड इनटू इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस लोड के कारण निकाल रहे हो इस पर, तो ये लोड इनटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इनको आप फिर सम करते जाएं, एल्जेब्रिक सम, तो आपको हर पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिलती जाएगी। तो ये तो हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा फ्लक्सर पॉइंट की। तो अब कॉन्ट्रा फ्लक्सर पॉइंट हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? तो देखिए किस तरह से करेंगे इसको। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। तो अब हम निकाल रहे हैं कॉन्ट्रा फ्लक्सर पॉइंट। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए, ये देखिए, ये जो सी पॉइंट, ये सी पॉइंट यहाँ पर है स्टूडेंट, ये देखो यहाँ सी पॉइंट है और यहाँ पर ये बी पॉइंट है। तो ये जो कॉन्ट्रा फ्लक्सर पॉइंट है ये बी और सी के बीच में है। ठीक है, तो हम किसी भी एक पॉइंट से, मान लीजिए कि बी पॉइंट से मैंने इसकी डिस्टेंस मान ली कॉन्ट्रा फ्लक्सर पॉइंट की x,
तो जब B से x हो जाएगी तो C से कितनी हो जाएगी, देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है। तो अगर मैंने इसको x मान लिया तो ये कितनी हो जाएगी, 2 माइनस एक्स। अब देखिए ये वाला मैं वो ले रहा हूँ। देखिए एक ट्रायंगल तो ये है और एक ट्रायंगल ये है, ठीक है ना, ये मैं ले रहा हूँ। मैं यहाँ बना देता हूँ उसको। देखो ये तो x डिस्टेंस है और ये 2 माइनस एक्स है। ये हमारा पॉइंट है B और ये हमारा पॉइंट है C, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू कितनी है, यहाँ पर वैल्यू है 382.1 और यहाँ पर वैल्यू कितनी है B पर, 44.7। और मुझे पॉइंट नहीं है, वो ये पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। देखिए तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है स्टूडेंट, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। तो सिमिलरिटी, एक्शन ऑफ सिमिलरिटी हम यूज करें तो एक्शन ऑफ सिमिलरिटी क्या है, उसमें क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है स्टूडेंट, इक्वल होता है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम ले लेते हैं। अच्छा ये जो सिमिलर क्यों होंगे, सिमिलर कैसे होंगे, देखिए कोई भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल सेम है तो वो सिमिलर ट्रायंगल होंगे। देखिए ये 90 है, ये भी 90 है, ये और ये, ठीक है, ये और ये एंगल भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल एंगल है, ये वाला एंगल भी इक्वल है, तो दो एंगल इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल के, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो अब इनके क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, यानी बेस, दोनों की जो बेस का रेशियो है, दोनों के जो परपेंडिकुलर का रेशियो है वो बराबर होगा। तो देखिए बेस का रेशियो क्या हो गया, x अपॉन 2 माइनस एक्स, परपेंडिकुलर का रेशियो का क्या हो गया 44.7 अपॉन 382.1। जब भी इस तरह के केस आ जाएं स्टूडेंट कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट वाले, वो आपको इसी तरह से सोल्व करना है ना। तो आप किन्हीं भी दो नॉन पॉइंट्स के बीच में ही वो पॉइंट होगा, ठीक है। तो उन नॉन पॉइंट्स के बीच का जो पॉइंट है वो आपको इसी तरह से फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से दो ट्रायंगल बन जाएंगे नॉन पॉइंट्स है ना। डिस्टेंस हमें पता होगी टोटल दोनों पॉइंट्स के बीच की, एक को x से x मान लो तो दूसरी से जो रिलेवेंट जो डिस्टेंस दे रखी होगी, है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 दे रखी है दोनों पॉइंट के बीच की, तो 2 माइनस एक्स हो जाएगी। तो ये x है तो ये 2 माइनस एक्स हो जाएगी। आप चाहें तो इसको x ले लें, इसको 2 माइनस एक्स ले लें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये ले लिया हमने, बस अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया 382.1 x इज इक्वल टू 89.7 सॉरी 0.4 माइनस 44.7 x। एक बार देखिए हमने सही किया ना, x अपॉन 2 माइनस एक्स 44.7 अपॉन 382.1, बिल्कुल सही किया है। अब आप इसको निकाल लीजिए। तो ये देखिए स्टूडेंट हो गया 382.1 प्लस 44.7 426.8 x इज इक्वल टू 89.4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 89.4 अपॉन 426.8 0.2। तो x इजिकल टू आ गया हमारे पास 0.2 मीटर। कहाँ से, ये आ गया फ्रॉम पॉइंट B। तो B पॉइंट से कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट 0.2 मीटर के डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। तो या तो B से बता दें, आप चाहो तो A से भी बता सकते हैं। देखिए A से कितना दूर हो जाएगा, B से 0.2 है ना, ये 0.2 आ गया B से, तो A से कितना हो जाएगा, A से B की डिस्टेंस 1 है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 1 मीटर है,
ठीक है, तो ए से कितना हो जाएगा, फ्रॉम ए, एंड पॉइंट अगर हम लें तो फ्रॉम ए ये डिस्टेंस हो जाएगी 1.2 मीटर। तो ये कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट की लोकेशन आ गई, लोकेशन ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एग्जाम में आया हुआ है, यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, क्योंकि इसमें इंक्लाइन लोड दिए हुए हैं, जो कि एक ट्रिक है क्योंकि क्या है, इसको पहले आपको कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा खुद, एक बार खुद रफ कागज लेके, रफ पेपर लेके आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आप इजीली शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के क्वेश्चन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में इसी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आता। तो अगर हम सिंपल अगर पॉइंट लोड की बात करें तो पॉइंट लोड के जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या किया, देखिए सपोर्ट भी लगे हुए हैं, तो सपोर्ट को भी चेंज करना है आपको, इंक्लाइन लोड्स को भी चेंज करना है, और ओवरहैंग बीम भी है। ये ओवरहैंग क्यों है, क्योंकि इस लोड के, इस रिएक्शन के इधर लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से, और फिर कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट भी आ गया इसमें, तो सब चीज़ें इस एक क्वेश्चन में आ गई है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप खुद अपने हाथों से रफ पेपर पे सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट। अगर ये आ गया तो आपको पॉइंट लोड के एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हो, आपको वो क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे।